सर। हाँ जी बोलो। सर, जो सुबह अपना वो इंटरेस्ट वाली बात पर डिस्कशन चल रहा था, फिर वो कल सुबह वो कराओगे? कल सुबह ही चलेगा। ठीक है। हाँ, देखिएगा, आपके सिलेबस में एक छोटा सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाला गया, जो बेसिकली पीएनडल अकाउंट की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझिएगा, ये जो इंडेस 8 है, ये तीन चीजों की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। एक, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं उनके बारे में कवर करता है। अकाउंट्स में आप जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप काम करने लेते हो उनके बारे में बात करता है। और प्रायर पीरियड एरर्स, ये एरर्स कौन सी डिफाइन करता है? प्रायर पीरियड एरर्स। यानी इंडेस 8 तीन चीजों के ऊपर अपना डिस्कशन रखता है। हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनके रेस्पेक्ट में कवरेज करता है। जितनी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम करते हैं उनको कवर करता है। और जो भी हमारी प्रायर पीरियड एरर्स होती हैं उनको कवर करता है। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है? दिस इंडेस 8 कवर्स अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग। अकाउंटिंग पॉलिसीज की अकाउंटिंग बताएगा, अकाउंटिंग एरर्स को बताएगा, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बताएगा। इन तीन के प्रेजेंटेशन की बात करता है। इसके अलावा ये किसी भी एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है। तो बस मुझे तीन ही पॉइंट समझाने हैं। टोटल 4 पॉइंट हमारे पास इस इंडेस में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर। देखो, एज पर द इंडेस 8, accounting policies are the accounting principles or rules which are considered by the entity while preparing its financial statement। देखिएगा, जब एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कुछ रूल्स को फॉलो करती है, जिन्हें हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। कुछ रूल्स को फॉलो करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते समय, कुछ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम डेप्रीसिएशन एसएलएम से चार्ज करें या डब्ल्यूडीवी से चार्ज करें, ये हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि हम जब अपनी बुक्स में डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो कौन सा मेथड फॉलो करें, किन प्रिंसिपल के आधार पर डेप्रीसिएशन को चार्ज करें। दूसरा, इन्वेंट्री वैल्यूशन के लिए हम फीफो मेथड लें या हम वेटेड एवरेज मेथड लें, ये भी हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, एक रूल बना रखा है हमने। हम अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग काम में लें, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग काम में लें, या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग काम में लें, ये भी हमारा एक अकाउंटिंग रूल या प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय। वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन कैसे करें? कॉस्ट पर करें कि हम उसे मार्केट वैल्यू पर करें? तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताता है। ये सारी क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी कुछ ऐसे रूल्स जिनका हम यूज करते हैं। एक मिनट आप वेट करना, मैं एक मिनट।
हाँ जी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। अब ये इंडेस क्या बोलता है कि जनरली तो अकाउंटिंग पॉलिसीज वो होती हैं जो कई सारे इंडेस में खुद बताई गई हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी इंडेस 16 में बताई गई है, इन्वेंट्री की पॉलिसी आपकी इंडेस 2 में बताई गई है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 109 में हमारा कवर होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये नॉर्मल हमारी एक जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन अगर मान लो हम कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी काम में लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। इंडेस 8 बोलता है, लेकिन उस अकाउंटिंग पॉलिसी को ऑप्ट करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रूडेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, ये रिलायबल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। हालांकि देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, मैं तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप ऑप्ट कर सकते हो, लिबरलाइज कर दिया इंडेस ने। लेकिन वो बोल रहा है कि एक तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या था आपका, बताइए प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। पढ़ा था ना बचपन में, कंजर्वेटिज्म अप्रोच या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। वही है कि सर जिसमें ना इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते, फ्यूचर की एक्सपेंसेस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के लॉस हैं तो उनको आप पहले क्या कर सकते हो, उनको तो रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी पॉलिसी। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते समय। दूसरा, इट शुड बी रिलायबल, ये रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बना दो। आपको ध्यान होगा तो कई तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने गुडविल चैप्टर में भी पढ़ी है, ध्यान है आपको, जैसे डेटर के वैल्यूएशन से रिलेटेड फॉरेन करेंसी डेटर्स। तो ये बोल रहा है कि इंडेस 8 बोलता है आप अकाउंटिंग पॉलिसी बना सकते हो, एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो प्रूडेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं हो कि समझ ही नहीं आ रहा हम किसमें क्या कर रहे हैं। तो आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हो। फिर इंडेस 8 ने बोला जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप अप्लाई करोगे ना, वो कंसिस्टेंट बेसिस पर फॉलो करनी पड़ेगी आपको। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते यार आज हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी ले ली, अगले साल हम इसको चेंज करके ये ले लेंगे, उसके अगले साल फिर ये ले लेंगे, फिर वापस पहले वाली पर आ जाएंगे। यानी वी कैन नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आफ्टर मेकिंग देयर सिलेक्शन। लेकिन हाँ, अगर चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई नया इंडेस आ गया और उसने कोई नई बात कह दी, तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। या फिर आपको ये लगता है कि यार हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसके बजाय अगर हम कुछ नई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो इम्प्रूव हो जाएंगे, तो फिर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बताओ, क्लियर बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। स्टेप नंबर 1, ये आपने बचपन में किया हुआ भी है चैप्टर डेप्रिसिएशन में, चेंज इन मेथड। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो ओल्ड पॉलिसी है उसका
आज तक का टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट निकालोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि आप क्या करोगे, एक ओल्ड पॉलिसी लो और उस ओल्ड पॉलिसी का आज तक का पूरा अकाउंटिंग इफेक्ट निकालो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 16 से आप एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे थे, आज 31 मार्च 22 पर आप चाहते हो हम WDV मेथड पर आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 में आप 16 से लेकर 22 तक का एसएलएम का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। याद आ रहा होगा कुछ ऐसा ही आप करते भी थे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। फिर आप क्या करोगे, टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट निकालो नई पॉलिसी का। यानी सेकंड स्टेप में शुरुआत से लेकर आज तक का WDV का इफेक्ट निकाल लो कि अगर आप एसएलएम के बजाय WDV को इंपैक्ट में लेते तो आपका क्या डेप्रिसिएशन बनता। मान लो आपने आज तक एसएलएम का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख, WDV पर जाते मान लो वो बनता 85। इसका मतलब क्या हो गया, आपने 15,000 का डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर रखा है। स्टेप 3, अब आप दोनों स्टेप के अमाउंट का डिफरेंस निकालो और उसे हमारे रिजर्व एंड सरप्लसेस के थ्रू एडजस्ट कर दो। तो मतलब मुझे बताओ, अगर मैंने ऑलरेडी 15,000 का डेप्रीसिएशन ज्यादा क्लेम कर रखा है तो क्या होगा, अब मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या डाल दूंगा, असेट अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स या P&L। बताओ आई क्या मेरी बात समझ में। ये क्वेश्चंस आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर में कई बार किए हुए हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी की अकाउंटिंग ये बोलती है, पहले पुरानी वाली पॉलिसी का आज तक का अमाउंट निकाल लो, फिर अगर ये मानो शुरुआत से ही नई पॉलिसी फॉलो होती तो क्या अमाउंट बनता, और फिर उसका इंपैक्ट निकालकर उसकी एक एंट्री पास कर दो। तो ये कहलाता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी का। यस सर। चलिए, तो पहला एस्पेक्ट इंडेस 8 ने बताया कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो तो इसका मतलब हो गया उसका रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट डालना पड़ेगा आपको, कि आप पहले पुरानी पॉलिसी का इंपैक्ट निकालो, नई पॉलिसी का निकालो, इन दोनों के डिफरेंस को करंट ईयर में एंट्री के द्वारा एडजस्ट कर दो। अगर आपने ऑलरेडी ज्यादा डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट एंट्री डाल दो, क्रेडिट कर रखा है तो ज्यादा डेबिट कर दो। सेकेंड, उसके बाद दूसरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंडेस 8 ने बताया वो है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर। अब इसके लिए इसने बहुत सिंपल सी बात बोली, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडेस 8 वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कई तरह के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते हैं। जैसे एनआरवी कैलकुलेट करते हो तो वो एस्टिमेटेड एनआरवी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक एस्टिमेशन होता है। पीपीई की यूजफुल लाइफ, आप जब एक असेट की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हो, हमने इंडेस 102 पढ़ा, उसमें हम एक डिपार्चर रेट लेते हैं, वो डिपार्चर रेट भी एक एस्टिमेशन है। हम वारंटी का प्रोविजन बनाते हैं, तो ये जो प्रोविजन फॉर वारंटी है ये भी क्या है, एक एस्टिमेशन है। बस
अब इसके लिए क्या बोला सुनना, अगर आप अपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज करते हो तो इसमें केवल आपको करंट ईयर से ही उसका इंपैक्ट डालना पड़ता है, नो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये चीज मैंने आपको कई क्वेश्चन करवाए हैं पीपीई में, याद करो। मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाती थी बीच में, हम उसका इंपैक्ट आगे के सालों में ही डालते थे। हम कभी भी अकाउंटिंग एस्टीमेट का इंपैक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं डालते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ असेट 120, स्क्रैप दी हुई है 20, यूजफुल लाइफ है 5 साल। एट द एंड ऑफ Y3 कंपनी एस्टिमेट that remaining life of asset is 4 years। ओरिजिनल के अकॉर्डिंग तो 2 ही साल बचे, लेकिन हमने क्या किया, इसको एस्टिमेट किया कि भाई अब हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो बढ़ के 4 साल हो गई, तो बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा। इस अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने से आपका डेप्रीसिएशन क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें आज का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। कॉस्ट दे रखी है 120, इसमें से माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फॉर 3 इयर्स, 3 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। साठ 60,000। कैरिंग अमाउंट क्या बच गया, 60 अब क्या हुआ, हमारा एस्टिमेशन चेंज हो गया, तो इंडेस क्या बोलता है, पुराने सालों पर इसका इंपैक्ट नहीं डालोगे। आज आपने अपने एस्टिमेशन को चेंज किया तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिवली ही पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन फॉर, सर रेट्रोस्पेक्टिव भी आपने किसके लिए बोला था? रिट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी का होता है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होगा तो प्रोस्पेक्टिव ही होगा उसका चेंज। जैसे डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज किया तो ये पॉलिसी थी तो रिट्रोस्पेक्टिव करूंगा, लेकिन मैंने एस्टिमेट किया था लाइफ को 5 साल, अब उसका एस्टिमेशन चेंज हो गया और अब वो बोल रहे हैं 3 साल बाद कि 4 साल और बच रहे हैं, तो ये एस्टिमेशन का चेंज है। तो अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालूंगा, 60,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 4, कितना आ गया, ये कहलाता है अकाउंटिंग फॉर
change in accounting estimate. बोलो, आया पॉइंट समझ में? यस यानी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो। रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, हालांकि ऑलरेडी आप इनके प्रैक्टिकल पुराने इंडेस में कर चुके हो। पॉलिसी चेंज हो रही है तो रिट्रोस्पेक्टिव, और अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट, एरर्स इन प्रायर पीरियड। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ एनी मिस्टेक इज डिस्कवर्ड इन करंट ईयर in relation to the financial statement of previous period या periods, then these mistakes are known as prior period error. अगर हमें करंट ईयर में ये पता लगता है कि हमारे प्रीवियस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमसे कोई एरर हो गई थी, तो उन एरर को हम बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर्स। कोई भी एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन हो सकती है। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुड ऑल्सो बी मेड रिट्रोस्पेक्टिवली इन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द प्रीवियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ट्रीटमेंट इतना सा दिया, रिट्रोस्पेक्टिवली जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ समझना। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 में जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते समय आपसे एक ट्रांजैक्शन ओमिट कर गया, ओमिटेड 40,000। इस एरर का पता आपको करंट ईयर में चला, अब सुनना, ये क्या बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, प्रीवियस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम प्रीवियस ईयर का जब एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पर भी हम उसका इंपैक्ट डालते हैं, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्टर कंपेयर कर पाए प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में। अब इनको दिखाया कैसे जाता है वो समझना। करंट ईयर का जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, इसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इसके साथ ही मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करके दिखाओ। रीस्टेट का मतलब समझ आया? आप एक एंट्री पास करोगे अपने अर्निंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स के थ्रू। आप ये ट्रांजैक्शन लिखते तो मान लो आपका जो प्रॉफिट था वो कम हो जाता, तो मुझे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को दोबारा रिकैलकुलेट करके उसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा एक एंट्री के द्वारा। रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट,
जो भी आपका अकाउंट था, ये ट्रांजैक्शन था, मान लो कोई रिपेयर कॉस्ट थी तो टू रिपेयर, कोई असेट से रिलेटेड गलती हो गई थी तो हम उसको दिखाएंगे, सेल्स में गलती हो गई थी तो उसको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई प्रायर पीरियड एरर है तो उनका जो रेक्टिफिकेशन है वो रिट्रोस्पेक्टिवली थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग्स करना पड़ेगा। पीएनडल को इफेक्ट में नहीं लाओगे। अब आप प्रॉफिट्स को इफेक्ट में लाने के बजाय उस एंट्री को आपको क्या करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, इंपैक्ट में लाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं प्रायर पीरियड एरर्स का रेक्टिफिकेशन। और करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या करोगे, बताओ, यहां पर कोई इंपैक्ट डालना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है ना, इसको अपन क्या कर देंगे भाई, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में अगर मान लो हमने एंट्री कर दी, भाई एक्चुअली में क्या होता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, जैसे उसे आज गलती का पता लगा तो वो क्या करेगा, इस प्रॉफिट को निकालते समय ही उसमें से माइनस कर देगा कि भैया पिछले साल गलती हो गई थी और गलती इस साल पता लगी तो इस साल में क्या कर देता हूं, उसे ठीक कर देता हूं। जबकि अब इंडेस मना कर रहा है। इंडेस क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को रीस्टेट करो और उस रीस्टेटेड पीएनडल को या बैलेंस शीट को आप दोबारा से दिखा दो। हालांकि उसने तो है ना रिटेन्ड अर्निंग के साथ साथ क्या लिखा, पीएनडल भी बना सकते हो आप। भाई वो बोल रहा है कि आपको अपने प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। अब मान लो इसकी वजह से बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो ओमिशन था ना वो किसी असेट को लेकर के था, तो आपको बैलेंस शीट को रीस्टेट करना पड़ेगा विथ न्यू वैल्यू ऑफ असेट। उस असेट की न्यू वैल्यू लिखोगे और अपनी बैलेंस शीट को भी रीस्टेट करोगे। तो ये देखो, इंडेस 8 के ये 3 ट्रीटमेंट थे। वापस से एक बार समझ लेना, समराइज क्या हो गया हमारे पास रूल, अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो उस पॉलिसी का रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आपको निकालना पड़ेगा और करंट ईयर के पीएनडल में एडजस्ट कर दोगे। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2, अगर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ है, नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपने जिस ईयर में अपनी अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज किया उसके आगे, यानी प्रोस्पेक्टिवली आप उस अमाउंट का उसका क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट करोगे। और तीसरा है प्रायर पीरियड एरर्स। प्रायर पीरियड एरर्स क्या होती हैं, ऐसी एरर जो पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए और उनका पता हमें इस साल चला, तो उनको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड एरर्स। इंडेस 8 बोलता है प्रायर पीरियड एरर्स का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालो और अपने पीएनडल और बैलेंस शीट को रीस्टेट करो। बताइए भाई, आया क्या समझ में? सर रीस्टेट करने का मतलब? रीस्टेट का मतलब होता है पुरानी वाली बैलेंस शीट को दोबारा बनाकर उसका इंपैक्ट डालोगे आप, कंपैरिजन पर्पस से। भाई आपने जैसे मान लो कोई असेट लिखना भूल गए थे आप, ये एरर हो गई। या जैसे अपन ने गुडविल वगैरह में नहीं करते थे अपन, कि अपन ने असेट को क्या मान लिया, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको पुराने ईयर के पीएनडल और बैलेंस शीट को रीस्टेट करना है, यानी बैलेंस शीट में असेट को दोबारा चेंज करके और आपको रीस्टेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव पर्पस से केवल, क्योंकि हम पुरानी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते। बट उसका जो नेट रिजल्ट है वो नेट रिजल्ट हम यहां पर दिखा देंगे बैलेंस शीट में और पीएनडल में। उसे कहते हैं रीस्टेट करना बुक्स को।
हाँ, तो देखो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. Sustainability reporting means a report about economic, environmental, and social impact caused by an organization through its everyday activity. देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड. ये एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस कर रही है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना. एक हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना. अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, आपने प्रॉफिट कमाने के लिए अपना जो बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, आप उसका इंपैक्ट 3 चीजों पर दिखाओ. इकोनॉमिक, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो अपन आज भी दिखाते हैं, यानी प्रॉफिट का इंपैक्ट. आपके बिजनेस को करने की वजह से एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट आया, और आपके बिजनेस से समाज पर क्या इंपैक्ट आया, सोशल इफेक्ट. तो बेसिकली पुराना जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था ना, वो ये कहता था कि बिजनेस केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ही चलता है और उसका इफेक्ट इकोनॉमिकली देखा जाता है, यानी प्रॉफिट से. लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको एसआर की रिपोर्टिंग 3 एस्पेक्ट में करनी चाहिए. उसी रिपोर्टिंग को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बोला गया. आपकी वजह से एनवायरमेंट यानी प्लेनेट पर इंपैक्ट. 3P, आपकी एक्टिविटी की वजह से प्रॉफिट पर इंपैक्ट, और आपकी वजह से पीपल पर इंपैक्ट. प्लेनेट, प्रॉफिट, पीपल. जब हम ये 3 इंपैक्ट दिखाते हुए एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उस रिपोर्ट को बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. यानी देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. एक होता है सोशली सस्टेनेबल है कि नहीं आपका बिजनेस, एक एनवायरमेंटली और एक इकोनॉमिकली. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल एस्पेक्ट को. समझना, a sustainable business should have the support and approval of its employees, customers and community in which it operates. जब आप अपनी तरफ से सोशली सस्टेनेबल रखते हो ना अपने बिजनेस को, सोशली रखने का मतलब है आपके द्वारा जो पब्लिक है उसको आप अपने साथ सपोर्ट में लेकर चलते हो. तो वो ये बोल रहा है कि उस बिजनेस को अपने अपने सभी एम्प्लॉय का भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कस्टमर्स का भी मिलेगा और कम्युनिटी का भी मिलेगा जिसमें आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो. यानी सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशनशिप भी प्रॉपर रखो. अगर आप उनके साथ अपने प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करते हो तो ये सभी आपको क्या करेंगे, आपके बिजनेस की हर एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे. This activity focus on maintaining the beneficial relationship. These activities provide benefit in terms of positive profile and support. अगर आप समाज के प्रति काम कर रहे हो ना, तो ये मान के चलना कि आपको फ्यूचर में जब भी समाज के सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो आपके साथ होगा. समाज का मतलब हो गया आपके एम्प्लॉय हमेशा आपका साथ देंगे, आपके जो कस्टमर हैं वो भी आपका साथ देंगे, जिस कम्युनिटी में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो वो भी आपका साथ देगी. तो आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा. फिर है एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल का मतलब क्या है, देखो
environmental sustainability reporting या activities focus on reducing the wastage, water uses, carbon footprints, etc. अब समझो, यानी आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको प्लेनेट के प्रति जो अपना योगदान है वो देना पड़ेगा। आप समझना, प्लेनेट का मतलब हो गया कि कहीं आप कोई ऐसा वेस्ट तो ज्यादा जनरेट नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। अगर हो रहा है, उस वेस्ट को कम करने पर ध्यान दो। पैकेजिंग के जो वेस्टेज हैं उनका कम ध्यान दो। एनवायरनमेंट ने आपको जो रिसोर्सेज दिए, जैसे वाटर रिसोर्स दिया, आप उनका जो वेस्टेज हो रहा है ना, उस वेस्टेज को रोको। यानी आप beneficial impact on the planet can also have the positive financial impact। अगर आपकी इंडस्ट्री या आपका बिजनेस प्लेनेट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है, यानी आपकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है, तो मान के चलो ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट प्रॉफिट ऑल्सो इन योर बिजनेस। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा इससे। These activities may have a direct benefit for a business by reducing the cost। साथ ही साथ इन एक्टिविटीज को अगर आप लोगे ना, तो आपके बिजनेस की जो कॉस्ट है ना वो भी गिरेगी। कॉस्ट गिरेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, हाई प्रॉफिट जनरेट होगा। इकोनॉमिकली तो हम करते ही है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रेटजीज that promote the utilization of social economic resources to their best advantage। आप अगर इकोनॉमिकली क्या कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज्ड करने की स्ट्रेटेजीज बनाओ। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल प्रपोज एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करें सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की, सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल का मतलब आप कब अपने प्रॉफिट को सस्टेन रख पाओगे, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रख पाओगे, जब आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का बेस्ट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में एलोकेशन कर पाओगे या उसको यूज कर पाओगे, तो ही आपको क्या मिलेगा, आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगी। यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल वे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड एस्टेब्लिश द प्रॉफिटेबिलिटी। ये बोल रहे हैं अगर आप अपने रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूज करोगे ना, तो मानकर चलो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट देगी, ये प्रॉफिटेबिलिटी एस्टेब्लिश करेगी इन लॉन्ग रन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व मेकिंग श्योर द बिजनेस मेक अ प्रॉफिट but also that business operations does not create social or environmental issues that would harm the long term success of the company। जब आप इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो ना, तो वो ये इंश्योर करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट तो हो रहा है, बट साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी वजह से कोई सोशल या एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपकी लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल है या लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो हार्म हो जाएगी। आप लॉन्ग टर्म तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आप इन तीनों एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, सोशल और तीसरा क्या था, एनवायरमेंटल, अगर आप तीनों एस्पेक्ट पर ध्यान दोगे तो ही आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर पाओगे। तो इसका मतलब बेसिकली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, एक ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें आप तीन एस्पेक्ट को दिखाओगे। क्या आपका बिजनेस प्लेनेट के लिए बिल्कुल सही है, कहीं वो ऐसे वेस्टेज तो क्रिएट नहीं कर रहा जिसकी वजह से प्लेनेट खराब हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोको,
उसके लिए आप कोई स्टेप्स उठाओ, तभी आप हाई प्रॉफिट कमा सकते हो फ्यूचर तक। फिर है सोशल बेनिफिट। लोगों के साथ बना के चलो। बना के चलो का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी, अगर आप इनके साथ बेस्ट रिलेशन में काम कर रहे हो, ये आपसे सेटिस्फाइड है, ये आपसे क्या है? सेटिस्फाइड है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये बोलोगे कि आपने सोशली अपने आप को सस्टेन कर रखा है। और अगर सोशली आप सस्टेन होना, तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमेशा किस पर आएगा? हमेशा आपके प्रॉफिट पर आएगा। तो बेसिकली ये रिपोर्टिंग तीन बातों पर बेस्ड है। आप प्रॉफिट को तो हमेशा ही सोचते हो, प्रॉफिट को कमाना तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, तो आप प्रॉफिट की तरफ तो हमेशा केयरफुल हो, लेकिन आप उसके साथ साथ एनवायरमेंट और मतलब उस प्लेनेट और पीपल के प्रति भी क्या रहो? सस्टेनेबल रिपोर्टिंग रखो। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? यानी अगर आप अपने इन तीनों चीजों का बेनिफिट रखोगे, यानी रिपोर्टिंग रखोगे, तो आपको बेनिफिट क्या होंगे? दो बेनिफिट मिलते हैं, इंटरनल बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। इंटरनल का मतलब होता है आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पता लगेंगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बीच में आप लिंक कर पाओगे, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज पर फोकस कर पाओगे, इफेक्टिव प्लानिंग कर पाओगे, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे, अपने वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाओगे। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस इंटरनली बिटवीन द सेक्टर्स, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल सेक्टर्स हैं या इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओगे। और साथ ही साथ बेंचमार्क टेस्टिंग, कॉस्टिंग में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा बेंचमार्किंग, बेस्ट के अगेंस्ट अपने आप को असेस कर लेना। तो आप बेंचमार्किंग का जो बेसिस है वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बाहर क्या होगा? नेगेटिव एनवायरमेंटल और जो सोशल इम्पैक्ट हैं, जो आपके बिजनेस के अगेंस्ट सोसाइटी में आ चुके हैं, वो रिवर्स हो जाएंगे। आपकी रेपुटेशन और ब्रांड लॉयल्टी जो है वो इंप्रूव होगी। भाई अगर आप समाज का ध्यान रखोगे, समाज के प्रति काम करोगे और प्लेनेट को अच्छा रखोगे, तो 100% मान के चलो कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके जो प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। enabling stakeholder to understand the company's true value। अब समझना, देखो क्या होता है, आज तक पुराना अगर हम बात करें ना, तो हम ये मानते हैं कि शेयर होल्डर जो है ना, उनको केवल प्रॉफिट से मतलब होता है। लेकिन ये रिपोर्टिंग ये कहती है कि अगर है ना आप अपना कंट्रीब्यूशन समाज और लोगों को दोगे ना, तो एक्चुअल में कंपनी की ट्रू वैल्यू पता लगेगी। कंपनी की ट्रू वैल्यू केवल प्रॉफिट से नहीं जानी जाती कभी भी। प्रॉफिट तो एक एस्पेक्ट है बस, केवल कि यार हाँ आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी है, लेकिन एक कंपनी का जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है ना, वो डिपेंड करेगा सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के ऊपर। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर एक कंपनी की ट्रू वैल्यू जाना चाहते हो ना, तो ट्रू वैल्यू के लिए आपको केवल और केवल प्रॉफिट पर नहीं, प्लेनेट और पीपल पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी एक्चुअली में शेयर होल्डर्स की नजर में आपकी ट्रू वैल्यू आएगी।
और यही बात इन्वेस्टर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर आप नए इन्वेस्टर चाहते हो तो नया इन्वेस्टर जो है उसे भी ये समझा पाओगे कि यार हम केवल प्रॉफिट ही नहीं बल्कि दो अदर एस्पेक्ट जो हमारे प्लेनेट और पीपल हैं हम उनकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं। इसी रिपोर्टिंग को हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये जीआरआई आपको नहीं करना है, ये आपके अलग लेवल अलग पॉइंट पर दिया है। ये टॉपिक है आपके पास, इस पर एक शॉर्ट नोट आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर एक शॉर्ट नोट लिखो, मीनिंग लिख दो, तीनों फॉर्मेट को समझा दो और बेनिफिट्स जो है वो दिखा दो। बस इतना सा आपको लिखना है, 4 से 5 नंबर में इसका शॉर्ट नोट आएगा आपका। सीएसआर वैसे आपने लॉ में पढ़ा हुआ है, एक काम करना, आज आप सीएसआर को एक बार रीड करके देख लेना। कोई पॉइंट उसमें नया नहीं है, उसमें सिर्फ लिमिट ही बताई गई है। ध्यान है कि आपको सीएसआर की लिमिट कितनी है, ये सब कंपनी पढ़ा क्या चीज पढ़ा हुआ है CSR। पढ़ा हुआ होगा ना वैसे लॉ में पूरा, हाँ सर, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है सर। कि आपको पास्ट प्रॉफिट्स के आधार पर इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फॉर द पर्टिकुलर पर्पसेस। तो इसका भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इन दो में से एक शॉर्ट नोट आएगा, सीएसआर या फिर आपका ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कौन सा सेक्शन है, शायद सेक्शन 135 है सीएसआर का, है ना? यस सर। एक बार इसको पढ़ लेना आप, ठीक है? बचे हुए दो थ्योरी के टॉपिक मैं आपके कल ले लूंगा, एक तो इंडेस है और एक इसमें 2-3 टॉपिक और हैं। एक तो है आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और 2 टॉपिक और हैं। तो कल आपका इवनिंग में ये थ्योरी का पार्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा। सर हाँ बोलो। सर इसके नोट्स कब तक मिल जाएंगे? इसके नोट्स है ना, बस 2 दिन रुक जाओ। द रीजन बीइंग वो मैंने नए क्वेश्चन जो टाइप हो रहे हैं ना, अब क्या क्लासेस वापस इंटर फाइनल के से टाइम नहीं मिल रहा ना, मैं संडे को पूरे बना दूंगा। वो जो 3 इंडेस है ना जिनके केवल अपन ने एग्जाम्पल किए थे, ये तो हाँ सब रेडी हो गए।